अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज के दिन की अहम खबरें। अलीमा बाजी की पुकार, बानी पीटीआई की इनकलाबी ललकार, एक और अधूरी किस्त या फिर कुछ और। पाक भारत कशीदगी मुकम्मल खत्म या खेल अभी बाकी है। जलेबी की तरह सीधी क्रिप्टो पॉलिसी, पाबंदी और सरमायाकारी एक साथ। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वो अहम खबरें जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ प्रोग्राम में पैनल में मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार कॉलम निगार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ पंजाब हैं। शहर क़ायद कराची से हमारे साथ सायरा बानो मौजूद हैं जो कि सियासी रहनुमा हैं। और शहर इक़्तिदार से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मज़हर बरला साहब हैं। पहली खबर जो हमारी है वो कुछ इस तरह से है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की सदाएं लगा रही है तो दूसरी तरफ तहरीक की धमकी दे रही है। एक तरफ हकीकी आज़ादी के मुजाहिद हैं जबकि दूसरी तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की भरमार है। मुज़ाकरात की सूरत में तहरीक इंसाफ रिलीफ की तवक्को तो लगाए बैठी है मगर साथ कुछ दो कुछ लो से कतई इनकारी भी है। क्या तहरीक इंसाफ की सियासत के मंझधार से निकलने के इम्कानात हैं? मैं चाहूंगी कि मज़हर बरला से इस बारे में जान लें। जी बरला साहब। मुनीज़े, बात यह है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ मंझधार से निकल आएगी। दरअसल पिछले कुछ अरसे में बानी चेयरमैन को ये पता चला या उन पे मुनकशिफ हुआ कि उनकी पार्टी के कई रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। उनकी पार्टी के कई लोग विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब वो इनके बारे में ज़रा सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हट जाओ या डट जाओ। जहाँ तक ये है कि दोहरी पॉलिसी है, ये दोहरी पॉलिसी नहीं, ये पीटीआई की स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी बानी चेयरमैन ने तरतीब दी है। और उन्होंने कहा है कि एक तरफ यानी मज़ाहमत और दूसरी तरफ मसालहत। अच्छा, मसालहत से मुराद उनकी ये है कि अदालतों में केसेस लड़े जाएं और अदालतों के ज़रिए आइनी और कानूनी लिहाज से ज़मानतें हासिल की जाएं, जबकि दूसरी तरफ मज़ाहमत की बात है। अब मज़ाहमत में भी उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी मुतारफ़ करवाई है। उन्होंने कहा है कि अब इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, बल्कि 31 मई को ये लोग अटक के पुल पर जमा होंगे। एक लॉन्ग मार्च हज़ारा डिवीज़न से आएगा, वो भी अटक पुल पे आएगा। एक लॉन्ग मार्च पेशावर से आएगा, वो भी अटक पुल पे आएगा। और एक लॉन्ग मार्च जो है वो जनूबी इजलास से आएगा, खैबर पख्तूनख्वा से, वो भी अटक में। इसके बाद पंजाब से दाखिल होने वाले जो रास्ते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनको बंद कर दिया जाएगा और अटक के मकाम पर पुल पर एक धरना दिया जाएगा। ठीक है। इस धरने की क़यादत जो है वो किसी एक के ज़िम्मे अब नहीं होगी, चूँकि इससे पहले जितनी मरतबा भी एहतजाजी तहरीक की गई तो किसी न किसी को उसकी क़यादत सौंपी गई थी। अब इसकी क़यादत के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, बरला साहब, वाज़ेह कर दिया गया है कि कल इन सबको जमा होना है और क़यादत किसी एक के पास नहीं होगी। तो सलमान आबिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी क्या ये आखिरी जुमला जी आखिरी जुमला ये है कि इसी धरने से फिर अनाउंसमेंट की जाएगी कि पाकिस्तान के हर शहर को डी चौक बना दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होगा। ठीक है, लगता तो ये किसी दीवाने का ख्वाब है। सलमान आबिद साहब क्या कहेंगे कि आपकी बार ये एग्जीक्यूशन करने में कामयाब होंगे? देखिए, पीटीआई जो है इस वक्त अपने इंटरनल क्राइसिस में बहुत आगे तक जा चुकी है और सियासी जमातों में बुरहान आते रहते हैं। लेकिन ये जो पीटीआई का बुरहान है ये खासा, जिसे कहते हैं, संजीदा मसला है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ बोलियाँ बोली जा रही हैं। कभी बानी पीटीआई की बोली है, कभी अलीमा खान की बोली है, कभी बैरिस्टर जो गौहर हैं उनकी बोली है, कभी अली अमीन गंडापुर की बोली है और कभी असद कैसर की बोली है। अब मसला यह है कि पीटीआई ने अगर यकजहती का मुजाहरा नहीं करना और एक एहतजाजी तहरीक जो वो चलाना चाहती है उस पर इत्तफाक राय पार्टी के अंदर ही नहीं होना,
यानी एक ग्रुप चाहता है कि जनाब हमें इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी इख्तियार करनी है। अच्छा। दूसरा ग्रुप चाहता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मफाहमत के साथ आगे चलना है, और मफाहमत भी इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे होगी, और जो मुज़ाहमत है वो इमरान खान की या बानी पीटीआई की शराइत पर होगी। 30 सेकंड। तो फिर ये किस तरीके से मामला आगे चल सकेगा? मुझे लगता यह है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस है उसने पूरी पार्टी को लपेट में ले लिया है। अगरचे इमरान खान साहब या बानी पीटीआई रेजिस्टेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस चलाने के लिए जो पीटीआई की अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ है उस पर कई तरह के क्वेश्चन मार्क हैं, और वो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे आप एक बड़ी तहरीक नहीं चला सकेंगे। मौकफ आपका कुछ भी हो वो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन मौकफ के साथ उसकी जो ट्रांसलेशन है जो आपको एक बड़ी तहरीक की शक्ल में नजर आनी चाहिए, उसका मुझे लगता है कि इस वक्त क्राइसिस जो है पीटीआई के लिए बड़ा संजीदा। ठीक है, सलमान आबिद साहब का तो ये फरमाना है कि पार्टी के अपने अंदर जो धड़ेबंदी है वो इस तहरीक को कामयाब नहीं होने दे रही। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए मुनीज़े, सबसे पहली बात है अल्लाह तेरा शुक्र है कि बानी चेयरमैन को ये तो पता चल गया कि कुछ अफराद कंप्रोमाइज़ है। ये बड़ी खुशाइन बात है, ये जो पहली बात है। दूसरी बात है, इंतहाई काबिल एहतराम फैसल चौधरी साहब है, उन्होंने एक वाज़ह तौर पर एक स्टेटमेंट दी है। मैं आपको ज़रा एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ कि हुकूमत की कोई मजबूरी नज़र नहीं आती कि वो बानी पीटीआई से बात करें, अगर वो बात भी करेंगे तो अपनी शराइत पर बात करेंगे। और उन्होंने आज सजाएं हुई हैं, उन्होंने इससे कबल ही बता दिया था कि 40 दिन में सजाएं और फौरी नहलियां भी होने जा रही हैं। फैसल चौधरी साहब कह रहे आज जो हुई हैं सजाएं हुई हैं वो आप जरा गौर करें। MNA अब्दुल लतीफ साहब, साबिक MPA वजीरजादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़मान को 9 मई के मुकदमे में सजाएं सुना दी गई। आखिरी लाइन, इस्लामाबाद के थानों पर हमले में मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी अगर इस तरह के हमले होंगे, ये बात कह रहे हैं जज ताहिर अब्बास साहब। अब जब ये सूरत हाल है कि इस मौके पर ये सारी बेहंगम पार्टी, तो D चौक कह ले या C चौक कह ले, इसमें कोई कहानी जो है ना वो समझ में आ नहीं रही। अगर आप याद रखें कि आपने एक इलेक्शन लड़ने वाले शख्स को जनरल सेक्रेटरी की सीट दे दी और गौहर अयूब साहब को अपना चेयरमैन बना दिया, और जो असल बंदे थे वो कहाँ हैं, तो पार्टी ऐसे चलेगी? ऐसे नहीं चल सकती। बानी चेयरमैन साहब। सायरा जी, आप मशकूक हंसी हंस रही हैं, क्या चल रहा है आपके जहन में? अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं, अपने साथियों की बातें सुन रही थी, भट्ट साहब की भी एक जोश व जज्बे से भरी गुफ्तगू सुन रही थी। क्या कहा जा सकता है जिस वक्त यहाँ पर आकर एक सहाफ़ी जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं आके बताए कि लोगों में ये बात चल रही है, नफरत पाई जाती है एस्टेब्लिशमेंट में, उनका तो सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। एक इदारा किसी सियासतदान से क्यों नफरत कर सकता है? और उन्होंने बोला ही इज डन, कि जो कुछ भी होगा फौज की मर्जी से होगा। तो जब इस किस्म के एक तरफ से बयानात आते हैं फिर उसकी तरदीद भी नहीं आती। तो जब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, जब जजेस आपको बोले कि क्या ये बुनियादी हक है, तो ये सारी चीजें और इतने हालात पैदा करके आप एक पार्टी वो फिर भी 2.5 साल की जबर और फसायत के बावजूद खड़ी है। 25 करोड़ अवाम उनके साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ हैं। आपने नाम लिया किसी ने, बैरिस्टर गौहर वगैरह, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, गंडापुर, इन लोगों को कौन जानता है? अब जो ये तहरीक है ये अवाम ने, जो ग्राउंड वर्कर कारकुनान है, उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। आपने एक वीडियो देखी होगी कि असद कैसर ने कहा कि लाया अमल देगी क़यादत, तो वहीं पर एक कारकुन ने मतलब माइक छीन के बोला कि कब देगी लाया अमल, कि खुदा ना खास्ता जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब लाया अमल देगी। तो इस पार्टी को सलाम है कि इन तमाम हालात के बावजूद वो खड़ी है, और बयानिया जो है वो खान साहब का ही चलेगा, ये जो बाकी लोग आके बताते हैं। लेकिन आप पैरेलल आप जब अदालतों के फैसले देखें, अभी इन्होंने कहा कि नाअहल हो गए हैं, ये तो अभी केस चल रहा है, केस भी खामखा में चल रहा है। जो रिजर्व सीट है वो पीटीआई को इन्होंने नहीं देनी तो नहीं देनी। 26वीं तरमीम क्यों हुई थी? अभी तो 26वीं तरमीम भी आएगी, 27वीं तरमीम भी आएगी, तो उसमें ये पार्टी खड़ी है, इस पार्टी की हिम्मत है। शहजाद भट्ट साहब इसमें कुछ शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं डिबेट को ओपन कर रही हूँ। जी सायरा, आप फरमा रही हैं तरदीद की जाए और जनाब उसका रिबटल आ जाए,
किस बात का रिवर्टल मांग रही हैं? जब एक शख्स अब सुन लेना, जब एक शख्स कहता है कि मैं इनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहता, तो फिर बानी चेयरमैन अगर कहे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट कहती है सियासतदानों के पास जाओ, सायरा बानो के पास जाओ, तो फिर बार बार जाना, अल्लाह का वास्ता मुझसे मुज़ाकरात कर। सलमान आबिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शहजाद भट्ट साहब की बात में ऐड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शहजाद भट्ट साहब ये देखें कि जो टीवी पर आके मुख्तलिफ तर्जुमान की नुमाइंदगी करते हैं, हमें तो ये बताया गया था ना कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी किरदार नहीं है। हमें तो कहा गया था कि इस्टेब्लिशमेंट कोई किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करना चाहती। तो ये तर्जुमान क्यों आकर बैठ के मौक़िफ़ पेश करते हैं और कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाह रही, इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाह रही। तो ये तो बिला वजह इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं। किन के कहने पर आकर ये बार बार कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा आपने कोई नोटिफिकेशन देखा है इनका तर्जुमानों का? नहीं, तर्जुमान आकर टीवी पे बात कर रहे हैं। तर्जुमान है भाई, इसका नाम ले दे। बात नहीं, वो एक अदारे के भाई साफी है। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी। और यार वैसे तो मैं कहता हूँ, मुझे बानी चेयरमैन ने कहा है कि मजहर बरलाल बड़ा अच्छा आदमी है। आपको कहेगा तो इसका मतलब आप उनके तर्जुमान होंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, साफी का काम है मुलाकात करना। यह है कि आप लोग डिबेट को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे मजहर बरलाल साहब को भी शामिल करना है। बरलाल साहब, आप मुझे ये बताएं कि ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, तो फिर ये वाली बात कहां से आ गई बीच में? अच्छा, ये जो बात एक हो रही है ना, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, आप ये कह रहे हैं तो मैं भी हिस्सा डाल लूं इसमें? नहीं, शहजाद भट्ट साहब और सलमान आबिद साहब मेरे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है, सायरा जी भी, आप भी। लेकिन गुजारिश है कि आप किस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एक शख्स से नफरत करती है? आप भाई कौन होते हैं ये ऐसी बातें करने वाले? बिल्कुल ठीक बात है। इस बात सुने, इस बात का जवाब बनता ही नहीं है कि जब वो खुद ये फरमा रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल है और हमें सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी है, तो फिर क्यों उनको बार बार घसीट कर बीच में लाया जाता है? अब ये अब जो आपने बात की ना ले और दे वाली, देखिए वो तो आज उन्होंने वाज़ह भी किया है। कहा गया 3 साल पहले भी कि खामोश हो जाओ, 26वीं तरमीम कबूल करो, मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करो, कबूल करो, चलने दो। तो वो मैं ये नहीं बातें मानूंगा। ये तो उन्होंने आज बातें की हैं, जितने भी मुलाकाती गए थे उनसे। तो मेरा ख्याल है लो दो वाली गेम ख़त्म है। बाकी जो ये है ना, जो जिनकी तरफ सलमान साहब ने इशारा किया था कि कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, या भट्ट साहब ने कहा शुक्रिया पता चल गया, उनको उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि या हट जाओ या डट जाओ। यानी कि या तो रास्ता छोड़ दो भाई, ये उहदे जो आपने रखे हुए हैं इनसे अलग हो जाओ। ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, तो मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, वो जमात जो सीज फायर की बात कर रही थी, कल वो मुल्क के अंदर एक सियासी मैदान सजाने जा रही है। तो लगता ये है कि वो जो कहते थे कि महाज नहीं चाहिए, अगर भारत के साथ जंग जारी है और उसे ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर जो मुल्क के अंदर सियासी जंग है उसको भी ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हो उसके कुछ बरक्स रहा है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे कि पाक भारत कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है या ये खेल अभी बाकी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद, कुछ बात कर लेते हैं पाक भारत कशीदगी की। बात यह है कि ये मसला ख़त्म हो गया है या ये जंग अभी जारी है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और भारत में फतह के बयानिए एक साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान ने पानी को अपनी रेड लाइन करार दिया है। भारत को यह समझ आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चीन और पाकिस्तान का मुकाबला उसके बस की बात नहीं है। दोनों ममालिक अपनी अपनी कमजोरियां पूरी करने के लिए असलहे की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, जबकि जनरल साहिर शमशाद ने कहा है कि सूरत हाल 22 अप्रैल से पहले के हालात पर वापस आ गई है। क्या मामला खत्म हो गया है या ये खेल अभी जारी है? मजहर बरलाल साहब, आपकी इस पर क्या राय है? नहीं जी, मामला ख़त्म नहीं हुआ, खेल अभी जारी है। मोदी हर रोज़ तकरीर में बहुत सी धमकियां देता है पाकिस्तान को, और कभी वो कहता है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है जी, और कभी आप देखिए सर नॉनसेंस स्टेटमेंट राजस्थान सेक्टर में, पंजाब में और कश्मीर में भारतीय फ़ौजें मूव कर रही हैं। फिर श्रीनगर एयरबेस पे जहाज़ों की मूवमेंट हुई है। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि मसला हल हो गया, जंग रुक गई है? फिर पाकिस्तानी मौक़िफ़ ये है कि पानी हमारी रेड लाइन है, हमारा पानी उन्होंने रोका हुआ है
और इंडिया 5 से 7 नए डैम बनाने जा रहा है। और फिर भारत को जो वार कानूनी पे चलने वाले मुल्क हैं वो चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मोदी कोई ना कोई हमाकत ज़रूर करेगा। और वो खुद कहता है कि सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ और हमारी सेना देश की जनता की 20 सेकंड्स सुरक्षा करेगी। तो जब दोनों तरफ से, खैर मोदी की तरफ से ज़्यादा बल्कि उनके जो अपोजिशन के लोग हैं जी, शशि थरूर वगैरह, वो सफारतकारी कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हालांकि वो अपोजिशन के लोग हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जंग के बादल अभी ख़त्म हुए हैं। बरला साहब, सूरत हाल तो कुछ ऐसी है कि हम ये बाद में कहेंगे कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। मोदी ने तो अपने खिलाफ ही एक महाज पैदा कर लिया। क्या कहते हैं आप सलमान आबिद साहब? देखिए, जंग बंदी ज़रूर हुई है लेकिन जंग का खतरा टला नहीं है। अलबत्ता ये जंग जो है मैदान से निकलकर अब एक सफारती महाज पर लड़ी जा रही है और भारत इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि सफारती जंग में कैसे भारत अपनी बर्तरी साबित कर सके पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को जो एज मिला है इस हालिया कशीदगी के अंदर, भारत उसका तोड़ तलाश करने की कोशिश कर रहा है और उसने मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए हैं और वो सफारती महाज पर फिर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की रियासत बतौर रियासत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती है। तो अब ये लड़ाई जो है पहले सफारती महाज पर जाएगी और इस सफारती महाज के नतीजे में फिर भारत जो है कोई नई एक्शन की तरफ जाएगा। वो डिटरमिन करेगा कि उसको सफारती महाज पर कितनी स्पेस मिलती है, क्योंकि अब इस वक्त भारत की कोशिश ये है कि अरब दुनिया के ममालिक के साथ और ख़ास तौर पे अमेरिका, इसराइल, फ्रांस की मदद के साथ वो एक नई स्ट्रैटेजी बनाए और इस नई स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान को दबाव में लाए। अब उसमें वो किस हद तक कामयाब होता है इस पर कुछ कहना तो कबरस वक्त है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान को भी अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो सफारत के महाज पर करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को भी अपना नैरेटिव जो है हिंदुस्तान के खिलाफ जो कुछ भी है उसको शवाहिद के साथ, दलील के साथ, मंतक के साथ आलमी दुनिया में पेश करना होगा। और सफारतकारी का महाज जो है ये कोई मामूली महाज नहीं है और पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी अरसे से कोताही भी करता रहा है। अब जो पाकिस्तान को स्पेस मिली है इसका पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए और फायदा उठाकर पाकिस्तान भारत पे अपनी बर्तरी दोबारा साबित। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या नहीं मैं, लेकिन ये बात शहजाद हुसैन भट्ट साहब की तरफ लाना चाहूंगी। सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माजी में कोताहियां रही हैं सफारती महाज पर, जबकि पाकिस्तान ने तो बड़े बेहतर अंदाज में सफारतकारी किया भारत के खिलाफ। भारत अभी तक खड़ा नहीं हो पा रहा। दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े आप जो कह रही हैं। अगर मैंने भारत के टॉपिक पे बात कर रही है तो मेरी से कबल आपको भारतीय एयर चीफ जो है उसकी बात सुननी होगी एपी सिंह की। एपी सिंह ने वाज़ेह तौर पर यह बात क्लियर कर दी है कि भारत करप्ट है और वो कह रहा है कि दफाई मादे तो होते हैं मगर हथियार आते नहीं है। अब ये तो एयर चीफ की बात आ गई, एक भारतीय एयर चीफ की। अब दूसरी भारतीय जाएंगे आप तो बीजेपी के सीनियर रहनुमा सवामी साहब क्या कह रहे हैं। सवामी साहब कहते हैं जी 5 हथियारे डिगे, एग्री है वो। दूसरा वो कहते हैं कि मैं मुतालबा करता हूं कि मोदी और अमित शाह रिजाइन करे। वाज़ेह तौर पर ये 2 बातें आ गई हैं। अब जब आप आएंगी तीसरी साइड पर तो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत में आइंदा कशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। आखिरी बात यह है, मैं ये देख रहा हूं और मेरा ये तजिया है कि अब जो भारत को चोट लग गई है या तो भारत का अमित शाह और मोदी को रिजाइन करना पड़ेगा या ये दुश्मन दोबारा फिर वार करेगा और फिर मुंह की खाएगा। शुक्रिया। ठीक है सायरा जी, आपको क्या लगता है कि ये मामला अभी संभल गया है या मसला अभी जारी है, कशीदगी अपनी जगह पर बरकरार है, भारत ठहरा नहीं है? मेरे ख्याल में जो सीज फायर हुआ है उसके बाद थोड़ी बहुत तो हरकतें भारत कर सकता है, लेकिन जंग मेरे ख्याल में कि जो जंग आप या हम या वो लोग सोच रहे हैं वैसी नहीं होगी। उनको इसमें हमारी पाक अफवाज मतलब खुसूसी एयरफोर्स की कारकर्दगी भी पता चल गई है। फिर चाइना का जो किरदार है, फिर अभी जो आपने देखा होगा कि जो आपने कहा सफारती महाज पे जो टर्की के सदर और फिर उसके बाद बाकी आपने देखा होगा आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और फिर ईरान के चीफ ऑफ उनसे हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है।
तो देखें, अब वो जंग दूसरी तरफ उनको ये भी पता है कि चीन भी साथ है, वो इतना बड़ा, इतनी हजीमत के बाद इतना कोई बड़ा एडवेंचर करने का सोचेगा नहीं। हाँ, जैसे उन्होंने बोला है कि बॉर्डर्स के ऊपर मूवमेंट है, कोई ऐसी कोशिश करेगा, लेकिन जो इस वक्त उसकी, वो कहते हैं ना कि हमारी जो गर्दन उसके हाथ में है वो पानी के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि दरिया चनाब के ऊपर 54,000 क्यूसेक पानी की कमी हुई है, और अभी तक इस जंग के बाद से ये पानी का जो सिंध-तास मुआहदा है, इसको कोई इंटरनेशनल लेवल पर लेकर नहीं गया कि ये किस बुनियाद पर हुआ था, उन्होंने क्या कहा था। अब इस मुआहदे को खत्म करके पाकिस्तान का पानी बयान तो हम देते हैं कि ये हमारा रेड लाइन है, लेकिन मसला ये है कि अभी दरियाओं में पानी की बतदरीज कमी हो रही है, फसलें नहीं वो हो रही, तो हमारा जो 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 होना चाहिए, जो हमारा जो निशाना या जो बात होनी चाहिए वो इस पानी के मौजू पे होनी चाहिए, और सिंध-तास मुआहदे को लेके आलमी अदालतों में हमें जाना चाहिए। ये बाकी चीजें तो ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं इस मौजू के ऊपर डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ, और बरला साहब आप मुझे ये बताएं कि इस मामले को तो बेहतर अंदाज से उठाया गया। आप भी देखें, जब सैलाब आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल नहीं है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट डैमेज के ऊपर, क्लाइमेट को तबाह करने के लिए, फिर भी पाकिस्तान सफ़र करता है, और उसके बावजूद पाकिस्तान का पानी बंद हो जाना, ये तो अफसोस की बात है। कब हम इसको ठीक कर पाएंगे, कब हम पानी वाले मामले के ऊपर कोई बेहतर पॉलिसी अपनी अपना पाएंगे और इसको बहाल करा सकेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हम शोर मचाएं कि जी हमारे लिए पानी सही है, पानी बड़ा अहम है, लेकिन हमारे मुल्क ने जो सफारतकारी की है उसमें पानी के लिए कहाँ सफारतकारी की है? ये तो बताइएगा कि हमारा पानी बंद है, दुश्मन ने सिंध-तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया हुआ है, और हम अभी तक खामोश बैठे हुए हैं, बस अपने मुल्क में बातें करते हैं कि ये जी हमारा बड़ा ज़रूरी है पानी, और रेड लाइन है, और फलां है, और फलां है। हमने क्या वर्ल्ड बैंक को पूछा जो इसमें गारंटर है? और देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सिंध-तास मुआहदा भी पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ था उस वक़्त। कैसे 3 दरिया बंद कर दिए, रावी, सतलुज और ब्यास। इंटरनेशनल कवानीन है कि आखिर तक पानी जाना चाहिए, और जो बलाई इलाके हैं वो ज़ेरी इलाकों का पानी नहीं रोक सकते। और किस तरह 2 दरिया जो मतनाज़ा इलाके से आ रहे थे वो पाकिस्तान की झोली में डाल दिए गए, और फिर ये जो 90s की दहाई में हुकूमतें रहीं वो जिम्मेदार हैं। जब बगलियार डैम बन रहा था, जब किशनगंगा डैम बन रहा था, और बाकी डैम बन रहे थे चनाब और जेलम पे, तो ये क्यों नहीं बोले? इनका उस वक्त जो पानी का सरबरा था वो जमात अली शाह, वो भी कनाडा में बैठा हुआ है, उसको पकड़ के लाएं, उसको निशाने इबरत बनाएं। सर, वजीर आजम की तरफ से तो इस मामले को उठाया गया है, क्या कह रहे थे सलमान आबिद साहब? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त भारत के अंदर एक बहुत इग्रेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे उनकी हुकूमत हो या उनकी अपोजिशन हो, दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की बर्तरी भारत पर साबित नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको इंडिया की पॉलिटिक्स में इग्रेशन डोमिनेंट नज़र आता है, और ये इग्रेशन उनकी मजबूरी बन चुका है ताकि वो अपने नफसियाती दबाव जिसका वो शिकार हो चुके हैं उसको वो ब्रेक कर सके और अपनी दोबारा नफसियाती बर्तरी में जाएं। इसलिए भारत में रोज़ाना की बुनियाद पे जो पाकिस्तान दुश्मनी का मुजाहरा हो रहा है उसमें आने वाले दिनों में भी मज़ीद इजाफा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ख़तरा टला नहीं है, और अभी हमें ये ख़तरा जो है अब मैदान जंग से ज़्यादा सफारती महाज पे, मीडिया के महाज पे खेला जाएगा। आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो मुख्तलिफ थिंक टैंक की मदद से, इंटरनेशनल दुनिया में जो मौजूद हैं उनकी मदद से, मुख्तलिफ पार्लिमानी फोरम की मदद से पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें भी अपने कार्ड जो हैं उसी तरतीब से खेलने होंगे कि हम इंटरनेशनल दुनिया को ये बावर करवा सकें कि भारत का जो इग्रेशन है वो किस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स के खिलाफ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ भी है। इसलिए भारत को लगाम देना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है सायरा जी, अगर भारत ये असलहे की जंग में नाकाम हो गया है तो अब क्या वो पानी के जरिए जंग लड़ना चाहता है पाकिस्तान में, जिससे कि कई जिंदगियों को उसने अपने हाथ में कर लिया? क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर जिंदगी कैसे होगी? जाहिर है, देखिए ना, यहाँ पर बात आई है, फिर हमारे डीजी साहब का बयान भी है कि तुम हमारा पानी बंद करो कि हम तुम्हारी सांस बंद करेंगे। तो वो यही ना कि तुम्हें भी ज़ौम है कि वहाँ भारता लड़ी तुमने, हमें भी फख्र है कि करबला के आदी हैं हम, तो फिर बस फिर शुरू हो जाए। भाई आप ये इंटरनेशनली महाज पर जाकर ये मुकदमा
पेश करें, और जो अभी बरला साहब ने बोला कि वर्ल्ड बैंक को बीच में, वो किस लिए बीच में जामिन बने थे, और ये सिंध ताश मुआहदा, इन तमाम चीजों को करें, क्योंकि वैसे भी आपको भी और हमें भी पता है कि जो तीसरी जंग अजीम होगी वो पानी के ऊपर होगी, कि हर मुल्क को अपनी जो पानी है तो जिंदगी है जी। और मुझे बताएं पानी ना होगा तो क्या होगा? शहजाद भट्ट साहब से मैं इस पर कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए मुनीज़े, पाक फौज ने अपना काम कर दिया, भारत की तबीयत साफ कर दी है, बात खत्म हो गई है। अब आ गई है बात हुकूमत की। जहां हुकूमत की बात आ गई है, इस वक्त जो जंग चल रही है वो सिफारती जंग है। अगर सिफारती जंग की बात करें तो इस वक्त आपका फील्ड मार्शल खुद दौरे पर है, शहबाज शरीफ खुद दौरे पर है। टर्की, ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, हमारे 3-4 वफूद, एक वक्त जो है वो अमेरिका जा रहा है जनाब। हमारे प्राइम मिनिस्टर टर्की, ईरान और दीगर ममालिक में गए हैं। तो हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, ठीक है। वहां पर जाकर सफारती जंग, भाई इसी तरह सफारती जंग होती है ना मुनीज़े, कैसे लड़ी जाएगी? वफूद जा रहे हैं। हाँ, बल्ला साहब की बात ठीक है। इनमें से तजर्बाकार कौन है? आप देखिए, वहां जयशंकर है, वहां शशि थरूर है। आप ये कल के बच्चों को भेज रहे हैं सफारतकारी के लिए। आपको चाहिए था आप शमशाद अहमद खान को लेते, आप खुर्शीद कसूरी को लेते, आप शाह महमूद कुरैशी को लेते। आपको तजर्बाकार लोगों को भेजें, इनको पता ही नहीं है। मियां असलम इकबाल को ले जाएं। कितने सीनियर लोगों को लेके जा रहा है। एक्सपेरिमेंट्स 2018 में भी देखे थे बड़ला साहब, लेकिन मैं यहाँ पर इस सेगमेंट को खत्म करना चाहूंगी और ये भी बता दूं कि एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि ग्लेशियर्स पर हो रही है ताजिकिस्तान में, वहां पर वजीर आजम पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को उठाया है और बताया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आबी जारहियत का मुजाहरा भारत करेगा तो फिर पाकिस्तान उसको ईजी नहीं लेगा। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि जलेबी की तरह सीधी क्रिप्टो पॉलिसी, पाबंदी और सरमायाकारी एक साथ। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। जलेबी की तरह सीधी क्रिप्टो पॉलिसी कभी पाबंदी और कभी सरमायाकारी कंफ्यूजन का शिकार हैं। खैर ये चल क्या रहा है, खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की सूरत हाल कुछ यूं है कि हुकूमत डिजिटल इनकलाब के झंडे गाड़ रही है और स्टेट बैंक जुर्म के मुकदमे तैयार कर रहा है। एक तरफ वजीर आजम के मशीर लॉस वेगस में बिटकॉइन के खजाने का इफ्तिताह करते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऐलान करता है कि यह सब गैर कानूनी है, बंद करें इस धंधे को। पार्लियामेंट हैरान है कि यह कौम को क्रिप्टो की सवारी पर चढ़ाया जा रहा है। फिर रोड मैप कहाँ है? यूं लगता है जैसे पाकिस्तान ने क्रिप्टो पॉलिसी पर एक कदम आगे 2 बिटकॉइन पीछे का नया डांस शुरू किया हुआ है। ये जो परेशानी की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, सलमान आबिद साहब क्या लगता है ट्रस्ट कैसे कायम करेंगे आवाम का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रस्ट उस सूरत में कायम होता है जब रियासत और हुकूमत के इदारे एक पेज पे होते हैं और आप किसी भी किस्म की पॉलिसी बनाते वक्त एक स्टेटमेंट देते हैं। जब आपके यहाँ स्टेट बैंक एक पॉलिसी दे रहा हो, वज़ीर आज़म एक पॉलिसी दे रहा हो, हुकूमत के वुज़रा कुछ एक और पॉलिसी दे रहे हो, तो वहाँ ये डिजिटलाइजेशन की जो बहस है ये बेमानी हो जाती है। इससे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा होती है। अब स्टेट बैंक के बकौल क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक गैर कानूनी काम है। आप उसको कानूनी करार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो आप इंटरनली बैठ के तय कर लें कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो आसान अल्फाज में अगर आप क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा डिजिटल पैसा है जो इंटरनेट पर चलता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए महफूज होता है, जो और इसकी मरकज़ी अथॉरिटी जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। एक बात जहन में रखिएगा। और ख़ास तौर पे जब हम ये बात करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में मौजूद होती है और कोई इसकी फिजिकल शक्ल नहीं है, जैसे कोई नोट है या कोई करेंसी का सिक्का वगैरह है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपने इसमें जाना है और अगर आप इसका इफ्तिताह करते फिर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये सारे फरीक़ैन तय कर लें कि हमारी एक पॉलिसी क्या है इसके बारे में। क्योंकि आप ये ना हो कि लोग इस पर एतमाद करना शुरू कर दें और बाद में पता चले कि स्टेट बैंक के बकौल ये तो गैर कानूनी तरीके से चल रहा था, ये तो गैर कानूनी काम है, आपने क्यों कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की सतह पर एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये ख़त्म होना चाहिए स्टेट बैंक की पॉलिसी में और हुकूमत की पॉलिसी में। जो इस वक्त तजाद नज़र आ रहा है
वो खत्म होना चाहिए, उसी में फायदा है। अगर हम इस तजाद के साथ आगे चलेंगे तो फिर ये आवाम मजीद का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। सायरा जी, मुझे ये बताएं, पार्लिमानी अरकान इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उनके सवाल जायज़ हैं, और वही सवाल आम आवाम करेगी कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसको प्रमोट किया जाए, इसमें इन्वेस्ट किया जाए, दूसरी तरफ स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट सामने आती है। हाँ जी, ये मामला तो देखिए हुकूमत को देख रहे हैं ना, कि जैसे अभी आबिद साहब ने बोला कि एक तरफ से आप पाबंदी आयद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने बाकायदा इफ्तिताह हुआ और उसके बाद क्या कहते हैं कि स्पेशल वो एक ओहदा भी दे दिया एक शख्स को। बाकी देखिए जो क्रिप्टो और ये बिटकॉइन और ये तो इस मुल्क में कब से है, और आपने देखा भी होगा, मैं नाम क्या गिनवाऊं, कि लोग एक ही वो कहते हैं कि रात में अरबोंपति बन गए। और बाकी आपने कहा कि आवाम का ट्रस्ट, टाइम नहीं है इसलिए मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता रही हूँ कि देखिए इस मुल्क की इकॉनमी को तो पहले कसीनो इकॉनमी बना दिया। पहले होता था कि लोग सरमायादारी कारखाना या सनत की तरफ जाते थे। आजकल जो सबसे आसान का तरीका है, या तो लोग एक स्टॉक एक्सचेंज में पैसे ले देते हैं या प्लॉटिंग में ले देते हैं। जगह जगह बारिश में निकली भी बेमौसमी खुम्बियों की तरह जो बिल्डिंग्स हैं उनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वहीं से पैसा, इसीलिए मुल्क की मईशत का जो पहिया रुका हुआ है कि यहीं से पैसे निकाले और यहीं से वो किए। और बाकी सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। 1 मिनट नौजवानों को गुमराह कर दिया। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि 6 माह पहले बच्चों को बोला था कि अच्छा ये हम गाँव में कोई जानवर ले रहे थे, मेरे बेटे ने बोला कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लाएं, मैं डॉज लेता हूँ और उसके बाद आपको 2 महीने बाद इसको ट्रिपल करके मिल जाएंगे। जानवरों में क्यों आप फंस रही हैं? ये मैं आपको एक नौजवान, आम नौजवान की बात बता रही हूँ। सायरा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं? ये ठीक है या ये ठीक नहीं है? देखिए ठीक नहीं है को मतलब किसी को कोई, वो मैं कह रही हूँ कि इस मुल्क की इकोनॉमी को कैसीनो इकोनॉमी बनाया हुआ है, बाकायदा इसके रूल और रेगुलेशन हो। यहाँ तो उनकी ब्लैक मनी इधर से उधर हो जाएगी और आपको और मुझे पता ना चलेगा कि यहाँ पर ये तो बहुत अच्छा तरीका है। कैसीनो इकोनॉमी कह रही हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप? और जनाब अजीब बात कर रही है सारा, रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ से आगे बीच में? वफाकी हुकूमत ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को कानूनी हैसियत दी नहीं। सवाल यह है कि आप इंटरनेशनल मीडिया पढ़े, आप जाके भारतीय तजिया निगारों को देखें, भारतीय तजियाकार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के साथ दोबारा तल्लुकात जो है वो यूं डेवलप कर रहा है। सर एडवाइजर आगे लगी हुई है, पागल हुए हैं पूरा भारत कि ये भारत क्या कर रहा है। पाकिस्तान दर्जा नहीं दिया तो वो एडवाइजरशिप वाली बात को मैं किस तरह समझूं? मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही कुछ। सेक्रेटरी खजाना क्या बयान पढ़ ले मुनीसे, सेक्रेटरी खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को कानूनी हैसियत नहीं दी। क्लियर सर, आगे चलूं? चलें आप आगे। ये है सायरा जी, आपसे बात करती हूँ, पहले भट्ट साहब को अपना टाइम मुकम्मल करने दें। सायरा, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी भारतीय तजिया निगारों को देखे, वो पागल हो चुके हैं कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो, ये जो तकरीब मुनक्कद हुई है, ये लड़का जो है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबरा बिलाल बिन साकब, जिनका आप नाम ले रही थी, जब इसने तकरीब से खिताब किया है तो ट्रंप के दोनों बेटे बैठे हुए थे। ये तकरीब हो रही है, ये मुल्क में एक बड़ी चीज आ रही है, अभी आएगी तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन इट्स गुड फॉर अस, मेरी ये राय। तो बरला साहब, यही तो हम फरमा रहे हैं कि पहले इसके ऊपर कवायद और ज़वाबित तय क्यों नहीं कर लिए वहां जाने से? क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने काउंसिल बना ली और आप कह रहे हैं, भट्ट साहब भी हुकूमती तर्जमान है, मैं क्या कह सकता हूँ, वो कह रहे हैं कि कानूनी हैसियत नहीं दी, तो फिर काउंसिल कैसे बन गई? आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये हुकूमत की मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो ये अब सोच रहा हूँ कि बिटकॉइन कहूँ या बटकॉइन कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ ये गैर कानूनी धंधा करवा रहे हैं। मगर बल्ला साहब, यहाँ एक बट नहीं है, 2 बट हैं। वो तो इसीलिए बटकॉइन का है। क्रिप्टो बोलें, क्रिप्टो। सायरा जी सही कह रही हैं। अच्छा, एक तरफ ये देखें, उसको कहा जा रहा है कि गैर कानूनी है, जुर्म है, और यही हुकूमत लगी हुई है कि नहीं जी नहीं करो। आपको ये बताऊं कि इसी सिलसिले में 2 रोज पहले गुलबर्ग लाहौर में कत्ल हुआ है। ये किस तरफ को मुआशरे को लेके जा रहे हैं? कोई चीज करते हैं, बनाते हैं, उसको कानूनी जवाब दें, पॉलिसी बनाएं। बरला साहब, आपका टाइम अभी पड़ा हुआ है, आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? नहीं,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी हुकूमत पॉलिसी बनाती है, ये नलायकों का टोला है इस वक्त जो हुक्मरान है। भाई आप एक काम को कह रहे हैं, उसमें काउंसिल बना दी, मशीर रख लिया, फलां कर लिया, फलां कर लिया, और आप ही का स्टेट बैंक कह रहा है कि ये जुर्म है। ये क्या है? लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? लोगों की इन्वेस्टमेंट लूटने का प्रोग्राम है। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये बात की है, उसका क्या नाम है बरलास भाई? किस बंदे ने बात की है? मनी लॉन्ड्रिंग करने जी। स्टेट बैंक के कौन से गवर्नर ने ये बात की है जो आप फरमा रहे हैं? वो भाई जो है उसी ने की है ना। कौन है? मेरे चाचे का पुत्र तो नहीं है। ठीक है, जमील अहमद खान ने किया, मगर ये बात इतनी अहम नहीं है कि हम इसको नामों पे डिबेट करें। कहीं नहीं। देखिए आप लिखिए भी आपके सामने कागजात करने वाले लोग, ये काली दौलत को सफेद बनाने वाले, ये सारा धंधा वो करवा रहे हैं, और स्टेट बैंक कहती है ये जुर्म है। ये तनकीद बराए तनकीद ना करे ना। सायरा जी आप इसमें कुछ कहना चाहती हैं? मैं डिबेट ओपन करूंगी। व्हाट्सएप स्टोरी है, तनकीद बराए तनकीद नहीं। 2 रोज आप चेक करें, 2 रोज पहले एक बंदा कत्ल हुआ। ठीक है, सायरा जी की बात ले लें। सायरा जी का लास्ट कमेंट ले लेते हैं। मुनीज़ बिल्कुल सही है कि जो कराची में रवान केस हुआ था वो यही था, उसी में ये बिटकॉइन का ये ब्लैक मनी, यहाँ के पैसे उधर करना, उधर के पैसे इधर करना। आप रवान कत्ल केस की बात कर रही हैं जी। और फिर उसके बाद उससे पहले आपने कहा डिजिटल, पहले आप डिजिटल आप देख लें कि जो यहाँ पर हालात थे और जितना नुकसान यहाँ पर हमारी इस IT सेक्टर को हुआ, ये सारी चीजें एक दूसरे के पीछे कवर अप लेके बात करना, हम इसको मतलब नहीं, वो जैसे बरलास साहब ने बिल्कुल सही बोला, काउंसिल बना दी, सारा तकरीर करवा ली, लेकिन पता चला कि ये मुल्क में नहीं है। लेकिन ये भी अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने का और मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। और ये क्या बात हुई कि जिस तकरीब में बैठा हुआ था वहां पे ट्रंप के बेटे बैठे हुए थे, कल को LGBTQ का कोई तकरीब होगी और उसमें ट्रंप बैठा होगा तो क्या अपने मुल्क वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। बरलास साहब आपका भी, शहजाद भट्ट साहब और सलमान आबिद, ये है कि पार्लिमानी अरकान की तरफ से इस मामले को उठाया जा रहा है कि ठीक है अगर आपको ये करना है कर लें, मगर उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जिसके अंदर इस बात को क्लियर किया जाए कि ये जायज़ है, ये नहीं जायज़ है, और स्टेट बैंक को भी उस पर एतमाद में लिया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।